फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करने वाली जो भी सिस्टम हम देख रहे हैं, तो उसी के अंदर हमें देखना है एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। अभी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट, तो उसी के लिए हमें कुछ एरिया और रीजन के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, इधर हम मैट्रिक्स लिखते हैं, और इसी साइड को हमें पता है जो एरिया दिखाई दे रहा है वो है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसी तरह से 3 डिफरेंट रीजन हमें दिखाई देते हैं। अभी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है NaDH2, इसी का इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। अभी देखो, NaDH2 कन्वर्ट होता है NAD के अंदर, और उसी NAD से हमें हाइड्रोजन अलग हुआ नज़र आता है। जब हाइड्रोजन अलग हो रहा है स्टूडेंट, तो उसी टाइम एनर्जी जो है वो मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आती है। लेकिन जो एनर्जी मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ रही है, उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाले कुछ प्रोटीन्स है, जिस प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी यहाँ से आने वाली एनर्जी इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है स्टूडेंट। लेकिन जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक, तो इन सभी प्रोटीन को हम 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, देन थर्ड कॉम्प्लेक्स, और फाइनली 4 कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से 4 अलग कॉम्प्लेक्स हमें दिखते हैं। अभी इन्हीं कॉम्प्लेक्स से जब एनर्जी आगे की तरफ चलती है, तो फाइनली एनर्जी देखो स्टूडेंट FMN से सीधा चलती है फाइनल एक्सेप्टर तक, जो फाइनल एक्सेप्टर है साइटोक्रोम A3, यानी कि A2A3। और जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो फाइनली मैट्रिक्स के अंदर आती है, और जो मैट्रिक्स है उसी के अंदर एनर्जी का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है वाटर प्रोडक्शन के लिए। अभी यहाँ पर वाटर किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है वो भी हम देखने वाले हैं। अभी इस तरह जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NaDH2 से अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इतने सारे H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी तो बड़ा है। तो उसी टाइम इसी कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर आते हैं, यानी कि एरिया के अंदर आ रहे हैं, और जो एरिया यहाँ पर है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इधर भी बढ़ता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतने सारे इधर हमें दिखाई देते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का ऑलरेडी बढ़ चुका है। वो उसी के लिए हमें पता है कि जो एनर्जी यहाँ से जा रही थी प्रोटीन से, तो वो एनर्जी मैट्रिक्स के अंदर भी आ रही है, और जब मैट्रिक्स के अंदर आती है तो सबसे फर्स्ट उसे एक्सेप्ट करता है नेसेंट O2, यानी कि ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट करता है, और उसी टाइम यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाला H2 भी O2 के साथ रिएक्ट होता है, और हमें प्रोडक्ट मिलता है H2O, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल वो मिलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी NaDH2 से आ रही थी, तो उसी का यूटिलाइजेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, और उसी एनर्जी को इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसी से ट्रांसपोर्ट किया है प्रोटीन्स ने, और जो प्रोटीन्स है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हमें देखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसी के अंदर भी हमें ATP मिलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें मिलता है स्टूडेंट ATP, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ATP, जो बेनिफिशियल रिएक्शन है। अभी यहाँ पर देखो, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था,
और उसी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का आगे का रीजन जो है उसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम हमने देखी थी उसके अंदर हमें डिटेल में पता चला था। अभी ये क्रिस्टी का एरिया है। अभी इसी टाइम देखो यहाँ पर हमें एक प्रोटीन दिखता है, एक पार्टिकल दिखता है जिसे हम F0 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये हो गया स्टूडेंट स्टार्क और आगे चलकर F1 पार्टिकल, यानी कि ये F1 है, ये F0 है और ये तो स्टार्क हो चुका है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ए रीजन जो है ये क्रिस्टी का। ठीक है, अभी जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, H2 जितने भी यहाँ पर आए वाले हैं, जितने भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा है स्टूडेंट, वो सभी हाइड्रोजन यहाँ पर आने के बाद वापस फिर से मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। और जब ये वापस मैट्रिक्स की तरफ चले गए तो उसी टाइम देखो ट्रांसपोर्ट होते समय यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है F1 से, और F1 क्या करते हैं, उसी एनर्जी का यूज़ करते हैं और उसी टाइम ADP से ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP की रिएक्शन होती है और प्रोड्यूस होता है ATP, यानी कि ATP जनरेशन होना है इसी एनर्जी की हेल्प से। और जब ATP जनरेट होता है तो प्रेजेंट रहने वाला जो ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो तो मैट्रिक्स के अंदर है और प्रेजेंट रहने से वो प्रोड्यूस कर रहा है ATP, लेकिन F1 जो है वो एनर्जी मिलने के बाद ATPase लाइक एक्ट करता है, ATPase लाइक, और ATPase का मेन वर्क है प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी देखो रिएक्शन जो हो चुके हैं हमने ऑलरेडी क्या देखा है, हमने देखा है NADH2 से NAD और H2 मिलता है, उसी टाइम जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सेप्ट करते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन उसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रोटीन टू लास्ट प्रोटीन। जो लास्ट प्रोटीन है वो साइटोक्रोम A और A3 है, तो साइटोक्रोम A और A3 एनर्जी को मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और उसी टाइम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं के साथ रिएक्शन होकर वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। इन प्रोटीन को हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और उसी टाइम हमें H2 मिलता है। अभी यहाँ पर H2 भी लिख सकते हैं हम और 2H2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, उतना टेंशन लेने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आ गए तो उसी के बाद हमें पता चला है किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमें पता है ATP जनरेट होता है और जो ATP जनरेट हो रहा है उसी के लिए हेल्प करता है F1 पार्टिकल। जो F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को हेल्प करने वाले अदर भी कुछ पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट है, जैसा कि F0 है। अभी देखो यहाँ पर हमने क्रिस्टी का एरिया डिसाइड किया, क्रिस्टी के एरिया से हमें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन्स है और जितने भी हाइड्रोजन है वो अभी इस रीजन से मैट्रिक्स की तरफ जाने वाले हैं। तो उसी टाइम देखो जब मोमेंट होती है इनकी तो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी F1 एक्सेप्ट करेगा। F1 जब एक्सेप्ट करेगा तो उसी टाइम मैट्रिक्स के अंदर जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उन्हीं को कन्वर्ट ATP के अंदर किया है, और जब ATP के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं तो F1 का मेन वर्क है ATPase लाइक, यानी कि वो ATPase एक्ट करता है और ATPase एक्ट कर कर यहाँ वहाँ पर ATP प्रोड्यूस होता है। तो ये हो चुका है स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।